चलो, so good morning dear students. Good morning and let's start. We are on GST में हमें करना है, वाओ, कल के चैप्टर्स का ही बचा है ना बेटा. क्वेश्चंस बचे हुए फटाफट डिस्कस करती हूँ, फिर पेमेंट ऑफ टॅक्सेस का चॅप्टर लेती हूँ. हाँ हाँ करते. इथे आहे, लक्षातच राहत नाही. हाँ यस, राधे राधे बेटा. लेट्स स्टार्ट. आज ही सुबह सुबह डरावना सा सपना आया था. ऑलरेडी वो सपना कल ही आ चुका है कि डेट एक्सटेंड नहीं हो रही है. हाँ, सपना सच हो चुका है ऑलरेडी. इधर एक लाइव स्ट्रीम बोल रहा है सुबह सुबह बहुत डरावना सपना आया था. मैंने बोला ऑलरेडी सपना कल सच हो चुका है. डेट एक्सटेंड नहीं हुई है. चलो, नहीं, इवन आई वाज लाइक कि वाओ, डेट एक्सटेंड हो गई तो थोड़ा रिवीजन लेने के लिए और टाइम मिलेगा, पेपर सॉल्विंग करेंगे. अभी खटाखट तुरंत करना पड़ेगा. चलो लेट्स स्टार्ट. चलो कौन सा क्वेश्चन था बेटा अपना कल? 8 से बाकी. चलो, Chidanand Products Private Limited is a registered supplier who has opted for composition scheme levy in the current financial year. He wishes to know whether the issue of bill of supply can be dispensed with under any circumstances. You are required to advise. So yes, bill of supply cannot be issued if the value of the bill does not exceed 200 rupees and the recipient is unregistered and the recipient does not need the invoice. तो अगर ये सारी conditions satisfy हो जाए, then there is no need to issue the bill of supply. Then there is no need to issue a bill of supply. Yes, मैं ये वीक में एक्स्ट्रा लेके फिनिश करना है. एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज आई एम नॉट गोइंग टू टेक, अभी फाउंडेशन किड्स को बताया नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद इकोनॉमिक्स ओवर देयर. थोड़ा सा मेरे घर पे टोल ना मेडिकल ये था, सो आई देयर सम ट्रीटमेंट माय मदर इन लॉ हैज टू अंडरगो, सो उसके लिए आई विल हैव टू बी देयर. सो विथ यू गाइज कैसे आई कैन टेक एक्स्ट्रा एंड फिनिश बिकॉज दैट लेक्चर फिर आई हैव रिक्वेस्टेड हर्षद सर ओनली टू कंटिन्यू, क्योंकि बीच में वो ट्रीटमेंट की वजह से फिर छुट्टी उट्टी लेनी पड़ी ना, तो इतने बैचेस फिर हैंडल नहीं होगा और उनकी एग्जाम तुरंत है. तो एंड तुम्हारा मैं फिनिश ही कर रही हूँ, तो देन द रेगुलर बैच मॉर्निंग बैचेस ओके. एंड इनका कैसे फाउंडेशन का तुरंत जून में एग्जाम है ना, तो एग्जाम तुरंत आ जाए तो वो कमिटमेंट हो जाती है मॉरल कि आई हैव टू फिनिश द सिलेबस. देन हर्षद सर को ही मैंने बोला है, तो अभी आज उनको बताऊंगी, बताया नहीं है. आज आई बी फिनिशिंग अ चैप्टर जो मैं ले रही हूँ, तो वो फिनिश करके देन बताऊंगी. तो फिर आपके साथ मैं बीच में 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लूँगी फिर, तो विल फिनिश इट. ऐसा करके ट्राई करेंगे कि ये वीक तक ट्राई करेंगे. हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो एग्जामिशन का चैप्टर थोड़ा बड़ा है. और फिर उसके बाद TDS TCS लास्ट में लूंगी, वो यूट्यूब पे लूंगी, वो यहीं से लूंगी. बट TDS TCS भी एक बार खत्म हो गया तो मैं RTP MTP पेपर सॉल्विंग यहीं पे 11 की बैच होगी, तो 11:30 से 1:30 में इधर ही कंटिन्यू करूंगी. तो आपको आना होगा तो आप आ सकते हो इधर ही. तो फटाफट मतलब एकदम ऐसा टाइमर लगा के जैसे एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं वैसे करेंगे. तो आपको इधर से करना है आप इधर से करो, आपको यूट्यूब से करना है आप यूट्यूब से भी कर सकते हो. बट बिकॉज एनीवेज मेरी क्लास हो जाती है तो मैं इधर ही रहती, तो मैं यहीं से लेने वाली हूँ. तो जिसको आना है आप आ सकते हो. एनीबडी हु वांट्स टू कम कैन कम, नो प्रॉब्लम. चलो, सो लेट्स जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 8. चिदानंद प्रोडक्ट्स. हाँ, तो ये तो हो गया. क्वेश्चन 8 मैंने बता के कंप्लीट कर दिया ना तुमको. हाँ, क्वेश्चन नंबर 9. अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मैंडेटरीली इशू सेपरेट इनवॉइसेस फॉर टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड गुड्स when supplying such both taxable as well as exempted goods to an unregistered person. Examine the, ये ऐसा क्यों हो रहा है? स्क्रीन के उधर और कुछ दिख रहा है क्या? स्क्रीन, हाँ वही ना, फाउंडेशन का क्लास है ये. शो मोर. ओ, आई हैव कनेक्टेड इट टू दैट क्लास, बट दिस इज इंटर क्लास. ये भी नहीं है, फिर ये वाला कहाँ है? दिस इज फाउंडेशन क्लास. ठीक है, अब आया? हाँ ठीक है, ऑल राइट, ओके. हाँ, स्क्रीन कर दिया. आई नो सब मूवी वॉज गोइंग ऑन. ट्रेलर आ रहा था कोई, आई नो.
नहीं डोंट वरी, आई टेक एक्स्ट्रा. हम कोशिश बिल्कुल मैं करूँगी कि वीकेंड, आज क्या है, थर्सडे है नहीं, वेनसडे ना, वेनसडे, ओ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन, ठीक है, ट्राई तो कर सकते हैं, देखते हैं जो भी होगा, विल ट्राई. नाउ 9th, a registered person has to mandatorily issue separate invoices. So you have to issue separate invoices for taxable and exempted goods. तो to an unregistered person. Is this correct? Yes. नहीं, separate करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला unregistered है. So you can issue, in such a case the supplier can issue what? You can issue invoice cum bill of supply, hence the statement is invalid. Correct है? 10. A non-banking financial company can issue a consolidated tax invoice at the end of every month for the supply made during that month. Examine the validity. Yes, banks and insurance को बोला है ना, इंश्योरेंस भी है क्या उसमें, चेक करो, बैंक इंश्योरेंस भी है ना. तो कल मैंने बोला था उस टेबल में से क्वेश्चन आ सकते हैं ना. हाँ, एग्जामिन द वैलिडिटी, यस द स्टेटमेंट इज वैलिड, उनको बोला गया है. और उनको और भी छूट दिया ना, रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं डाला तो भी चलेगा, और बिल सीरियल नंबर नहीं होगा तो भी चलेगा. यस. 11th, शक्ति एंटरप्राइजेस कोलकाता एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सूरज एंटरप्राइजेस सूरत फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी shall be made on or before 31st October. The goods were removed from the factory on 11th October for supply. डिलीवरी होनी थी 31st को, लेकिन गुड्स कब निकाले फैक्ट्री से, 11 अक्टूबर को. As per the agreement, the goods were to be delivered on or before 31st October. Suraj Enterprises has received the goods on 14th October. Determine the time of issue for the invoice. Is this goods? Yes. Goods के लिए as per section 31(1) of the CGST Act, when the movement is involved, you should remove the goods on or before the removal of the goods. मूवमेंट स्टार्ट होता है जब हम रिमूव करते हैं उसके पहले. तो रिमूवल हो रहा है 11 अक्टूबर को, तो आपको 11 अक्टूबर से पहले कभी भी आप इनवॉइस रेज कर सकते हो. सही है. ट्रस्ट एंड फंड लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हैज प्रोवाइडेड इट सर्विसेज फॉर एन इवेंट एट कपूर. नाउ सर्विसेज है फॉर कपूर फिल्म एजेंसीज मुंबई ऑन 5th अक्टूबर. तो 5 अक्टूबर को सर्विस प्रोवाइड की. पेमेंट फॉर द इवेंट वॉज मेड ऑन 19 जून. डिटरमाइन द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर द प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट. सो फॉर सर्विसेज द इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन 30 days. तो जून 5 से लेके 30 जून तक 25 दिन हो गए प्लस 25 एंड 5 days मोर, दैट मीन्स 5th of July. सो यू मस्ट रेज द इनवॉइस. लेट्स चेक. या विद इन 30 days बोला, एंड दैट इज 5th of July आएगा. एंड यस, इनवॉइस ये देखो लिखा है 5th of July. करेक्ट है ना. एंड सिर्फ बैंक्स के लिए, बैंक्स एंड इंश्योरेंस के, दे आर अलाउड टू इशू द इनवॉइस विद इन 45 days. करेक्ट. अब कौन सा है. उदय सिंह, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, has received an advance payment with respect to services to be supplied to Sujamal. Advance मिला है. His accountant asked him to issue a receipt voucher with respect to such services. However, he is apprehensive as to what would happen in case of the receipt voucher is issued, but subsequently no services are supplied. So you are required to advise Uday Singh regarding the same. तो क्या होगा, आगे सर्विस नहीं अप्लाई करिए, आप रिफंड दे दोगे तो you can issue a refund voucher. बराबर है. Bhojraj, a registered person, has availed GTA services from unregistered supplier on which he is liable to pay tax under RCM. तो भोजराज ये रेसिपिएंट है, GTA ये सप्लायर है, GTA अनरजिस्टर्ड है, भोजराज रेसिप. आई टेल यू वन थिंग, इन एग्जाम बाई चांस ऐसा कुछ हो गया कि आपको दिमाग में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, आप सप्लायर, रेसिपिएंट एंड नेचर ऑफ सर्विसेज पहले नोट करने का, एंड देन यू टेक अ कॉल. कुछ भी हो जाए एग्जाम में, पहली बात घबराना नहीं. CA का एग्जाम में टफ ही आता है, अपने को 100 लेके नहीं आने के. वी डोंट वांट 100 मार्क्स. पहले तो ये दिमाग से आप जाओ. आपको क्या होता है, एक चीज गड़बड़ हो गई, आपको लगता है गए काम से, पूरा पेपर गया. अपने को 100 मार्क्स नहीं चाहिए, 60 भी चलेंगे. बराबर है ना. तो इसलिए पहले घबराने का नहीं. ये पूरा गेम मेंटल गेम होता है. CA का एग्जाम क्रैक करना इज अ मेंटल गेम. यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग. ठीक है. सो भोजराज, ये देखो अपने लिखने का कंफ्यूजन हो रहा है तो लिख दो GTA अनरजिस्टर्ड. भोजराज क्या है, सप्लायर है कि नहीं. भोजराज क्या है, सप्लायर है. अब
यहाँ पे ही विशेस टू नो वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस. यस, भोजराज इज अ रेसिपिएंट, तो उसको पेमेंट वाउचर भी देना पड़ेगा. और क्योंकि उसका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ही मस्ट ऑल्सो इशू अ टैक्स इनवॉइस. करेक्ट है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का ओके है क्या? हो गया. पेमेंट का चैप्टर स्टार्ट कर. और यार मुझे बहुत सी चीजें देनी है आपको. इनवॉइसेस का चैप्टर का पीडीएफ देना है ना आपको. उधर भी बहुत देना है. फाउंडेशन के बच्चे भी बोलेंगे आज ये दे दो वो दे दो, सब देना पड़ेगा आज. हाँ, 100 नहीं लाने के, वही प्रॉब्लम है. तुम डरते बहुत हो बहुत. हाँ हाँ हाँ, हो ही जाएगा. अपने को थोड़ी 100 मार्क्स लेके आने हैं, अपने को तो 60 लेके आने का है. तो क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ एक आध चीज नहीं याद आई, नहीं क्लिक हुआ, गलत हो गया तो होने दो ना. तुम उस एक चीज 3 मार्क का कुछ गलत करने के चक्कर में पूरा पेपर बिगाड़ के आते हो, वो डेंजरस है. और वो ही नहीं, अगला पेपर भी बिगाड़ के आते हो. फिर पेपर से होने के बाद सबके साथ, हाँ मैम इसका आंसर क्या, उसका आंसर. कौन डिस्कस करता है? फाड़ दो उस पेपर को. कौन किसको देखना है? हो गया काम, अपना काम हो गया. अभी आईसीए देखेगी, उसका भी टेंशन हम ही लेंगे क्या? पेपर कैसे सेट करेंगे वो भी हम टेंशन लेने का. वो चेक कैसे करेंगे उसका भी टेंशन हमने. कितने टेंशन कम है क्या लाइफ में? क्यों वो लेने का है? लेट देम डू वॉट एवर दे वांट टू डू. अभी बोलने के लिए मेरे को बहुत आसान है, बट यू वोंट बिलीव, एज अ स्टूडेंट मैं रो रो के पेपर को जाती थी. मतलब माय फादर यूज्ड टू कम टू ड्रॉप मी एंड आजू बाजू के लोग देखते थे व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गर्ल एंड व्हाई शी क्राइंग ऑलरेडी बिफोर द पेपर. सो मैं पेपर अकाउंट्स के पेपर को तो रो रो के जाती थी, ऐसे आंखें मेरी लाल. और ऐसे मुझे लगता था वही सब आने वाला है जो मैंने नहीं किया है, वही सब आएगा जो मुझे याद ही नहीं है, ऐसा लगता था. सो देन आई रियलाइज कि नाउ इट रियली इट्स नॉट दैट वे. यू हैव टू चेंज दैट attitude and get students to be little mentally strong. Seriously, it was very dangerous. As my father classroom ऊपर तक he had come to drop me. वो accounts के पेपर मिले तो I was like in a very bad state. बहुत डेंजर था. सबको हंसी आती होगी आजू बाजू देख के, जाने दो. हाँ, वो तभी नहीं पता होता ना, लेकिन टेंशन तो आता है ना सबको. पेमेंट स्टार्ट करें क्या अपन? पेमेंट में सब कुछ एक तरफ, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक तरफ. वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्ट में अमेंडमेंट्स आ गए, तो वो मैं आपको बताऊंगी, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करूंगी. नहीं, मैं वैसी स्टूडेंट नहीं हूं जो बोलता था कुछ नहीं पढ़ा और फिर यार लेके आते थे. नहीं, मैं बहुत पढ़ती थी. चलो अब सुनते हैं. रेडी क्या? मैं आपको ब्रेन मैपिंग के यहां से दिखाऊं क्या, कि मैं लिख के बताऊं? ठीक है, चलो. मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, तो लिखने से आपको समझ में आता है. थोड़ा बहुत मेरे पास लिखे हुए नोट्स है, उसमें से बताती हूँ. क्या चलो, पेमेंट. अब सुनो, पेमेंट ऑफ टैक्सेस में क्या होता है. जैसे हर कोई व्यक्ति एक रजिस्टर्ड पर्सन हो जाता है ऑन द पोर्टल, व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल, एवरी पर्सन के 3 लेजर्स ओपन होते हैं. हाउ मेनी लेजर्स ओपन? 3 लेजर्स. आई टेल यू स्टैंडर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर जो आ सकता है, एकदम स्टैंडर्ड. ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. हाँ, इंटरेस्ट का वर्किंग थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा, उसका वर्किंग करना पड़ेगा. सब कुछ एक तरफ, इंटरेस्ट एक तरफ. ये जो मैं बता रही हूँ ऑलरेडी ब्रेन मैपिंग में काफी हद तक लिख के दिया हुआ है, इसलिए आप टेंशन मत लो, हम फटाफट कर लेते हैं. ठीक है. अब पेमेंट ऑफ टैक्सेस और उसका रजिस्ट्रेशन.
अब देखो, एक बार एक पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है, एक बार एक व्यक्ति क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। इफ यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन, उसका ई कैश लेजर ओपन होगा पोर्टल पे, यू विल हैव ई कैश लेजर, यू विल हैव ई क्रेडिट लेजर। ई क्रेडिट लेजर इज नथिंग बट द बकेट दैट वी टॉक अबाउट, एंड देन यू हैव अ ई लायबिलिटी लेजर। अभी हर लेजर का एक परफॉर्मेंस, मतलब एक होता है ना एक स्टार मुद्दा, इसका मेन मुद्दा ये, आपने उसकी जैसे होता है ना कि वो मेन चीज ही पकड़ लिया, आपको समझ में आ गया तो यू आर सॉर्टेड। अब ध्यान से सुनना, ई कैश लेजर में क्या होता है बेटा, ई कैश लेजर में फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल दीज लेजर्स आर मेंटेन फ्रॉम गवर्नमेंट्स पीओवी। आपका बैंक बुक और पासबुक कैसे होता है, आपके बैलेंस में, आपके पास बैंक में पैसे है तो आपके लिए वो डेबिट है, बट जब आप पासबुक की प्रिंट कराते हो तो इट शोज अ क्रेडिट बैलेंस। आप पासबुक की प्रिंट कराते हो तो व्हाट डज इट शो, क्रेडिट बैलेंस, करेक्ट है, इट शोज अ क्रेडिट बैलेंस। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे पास अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास कैश बैलेंस है, आप बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे बोलते हो कैश एंड बैंक बैलेंस, बट वही अगर आप पासबुक, आपके सेविंग अकाउंट की पासबुक प्रिंट लेके आओगे बैंक की, तो इट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, उल्टा रहता है। सेम अगर आप समझ लो कि ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ई लायबिलिटी लेजर उल्टे ही होने वाले, क्योंकि ये हमारी बुक्स के नहीं है, ये पोर्टल है। पोर्टल किसका है, गवर्नमेंट का है। सो ऑल दीज लेजर्स आर मेंटेन्ड, ये लेजर्स किसके पीओवी से है, दीज लेजर्स आर मेंटेन्ड बाय ओके। सो ये लेजर्स आर मेंटेन्ड किसके हिसाब से, दीज लेजर्स आर मेंटेन्ड एज पर गवर्नमेंट का पीओवी। किसके लेजर, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये गवर्नमेंट के पीओवी से, तो ये गवर्नमेंट के पीओवी से है। अब देखो यहां क्या होता है, ई कैश लेजर। अब ई कैश लेजर का क्या सीन होता है, ई कैश लेजर में ये सीन होता है कि मेरे पास अगर कैश में बैलेंस है तो मेरा डेबिट अब गवर्नमेंट के बुक्स में क्रेडिट होगा, अब गवर्नमेंट के बुक्स में क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो यहां पे वो लेजर से लिख के दूं क्या आपको सब कुछ, एक मिनट रुको, मेरे पास क्या क्या लिखा हो, एक मिनट से मुझे देखने दो, नहीं तो मैं आपको, ब्रेन मैपिंग में भी है ना, ठीक है, नहीं बताई, ओके ठीक है। अब सुनो, ये आपका ई कैश लेजर में क्या होने वाला है, डेबिट और क्रेडिट साइड। ई कैश लेजर जैसे आप भरते हो ना बैंक में कैश, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू यू रियलाइज, आई हैव टू पुट डिपॉजिट, आई हैव टू डिपॉजिट कैश। पहले आप किसी भी क्लाइंट का लेजर, आप, मैं बोलती हूँ कैसे वर्किंग करोगे, आप क्लाइंट को बोलोगे यार आपकी लायबिलिटी क्या है, तुम्हारी लायबिलिटी जीएसटी की क्या है, आउटपुट माइनस इनपुट। तो आप देखोगे आउटपुट 1 लाख है, उसका आईटीसी मतलब बकेट में बैलेंस 60,000 है, तो उसको कैश में कितना पे करना है, 40। तो आप उसको बोलोगे पहले तुम 40,000 कैश लेजर में भर दो, आप उसको चालान बना के दोगे। जब आप उसको चालान बना के दोगे और वो भरेगा, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द ई कैश लेजर ऑन द क्रेडिट साइड। मेरा कैश बैलेंस मतलब डेबिट, वहां पे मतलब क्रेडिट। तो जैसे ही यू पे टैक्स, यू पे द कैश, ओके, यू पे द टैक्स थ्रू अ चालान, द चालान इज जनरेटेड ऑन द पोर्टल। चालान का एक CIN आएगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके। तो ये CIN आने के बाद ये एक 17 डिजिट का नंबर होगा। मैं आपको फटाफट बताती हूँ, आप सुन के लो। 17 डिजिट का नंबर होता है। पहले मुझे चालान है ना बैंक पोर्टल से जनरेट करना पड़ता है। प्रोसेस देखो ऐसा हो रहा है, आप एक क्लाइंट की लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, अब इसका क्या क्या इफेक्ट आएगा, क्या क्या होगा वो समझना है। मैंने बकेट यूज करना है 60,000 का, फिर ये जो कैश है ये मैं क्या करूंगी, आई विल हैव टू गिव हिम अ चालान, मैं चालान दूंगी, वो ऑनलाइन पे कर देगा, विच इज ओके, इट विल ऑलवेज कम इन कैश लेजर। अब उसने कैश पे कर दिया 40,000, तो ये 40,000 यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ये 40,000 में यूज क्यों करोगे, पहले आप भरोगे तो आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये किस दिन रिफ्लेक्ट होता है, ये पहले पोर्टल से आप चालान जनरेट करोगे। चालान मैन्युअली अलाउड नहीं है, आपको मैन्युअल चालान नहीं चलेगा, आपको चालान जो है कंपलसरी पोर्टल से लेना पड़ता है। जैसे ही आप चालान पोर्टल से लेते हो आपको एक CPIN मिलता है, दैट इज कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो इस चालान पे क्या आएगा, CPIN। व्हाट इज CPIN? तुझे नहीं मिला क्या ब्रेन मैपिंग बुक? त्याला एक ब्रेन मैपिंग बुक आणून दे ना खालना। CPIN कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक 14 डिजिट का नंबर होता है। ये डिजिट के नंबर के बाद बैंक अभी क्या करेगी, आपका पेमेंट कर देगी। बैंक
जब पेमेंट करेगी आपके लेजर से पैसे डेबिट हो जाएंगे और गवर्नमेंट के लेजर में जमाउंट हो जाएंगे। गवर्नमेंट का भी अकाउंट होता है, ट्रेजरी अकाउंट बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको बेटा, ट्रेजरी अकाउंट। तो पैसा क्या होगा, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो आपका जब गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जब गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होगा तब बैंक उस सीपीआईएन जो 14 डिजिट का है उसमें और 3 बैंक कोड ऐड करके एक सीआईएन जनरेट करेगी। ये कब जनरेट होगा, व्हेन इट इज सक्सेसफुली क्रेडिटेड इनटू गवर्नमेंट्स अकाउंट। आपके अकाउंट से डेबिट नहीं, आपके अकाउंट से डेबिट होके कुछ घंटे लग सकते हैं, अगला दिन लग सकता है, जब गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे जमा होंगे। तो जब गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे जमा होंगे तब बैंक विल जनरेट अ सीआईएन, एंड जैसे ही बैंक सीआईएन जनरेट करती है इट विल इन्फॉर्म दिस सीआईएन टू द पोर्टल, एंड जैसे ही ये पोर्टल को बताती है इट विल get reflected in your cash ledger. It will get reflected where, in your cash ledger. तो ये जैसे ही पोर्टल पे जमा हो जाएगा, ये कहां हो जाएगा, ये आपके कैश लेजर में आ जाएगा। ये क्रेडिट साइड में आ गया। अब जब हम कैश लेजर मेंटेन करते हैं इट इज मेंटेन माइनर एंड मेजर हेड वाइज। ओके, ये इसका प्रोसेस हो गया कि चालान कैसे, एक मिनट में इस तरफ करती हूँ तो मैन्युअल करना है क्या, नहीं, एक मिनट, यहां थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाएगा। कैन द चालान बी जनरेटेड मैन्युअली, क्रॉस, कहां जनरेट करना चाहिए, पोर्टल पे जनरेट करना चाहिए, टिक। अब सुनो, ये मुझे प्रोसेस समझ में आ गया, चालान जनरेट होके ये होगा। अब ये जो लेजर है, पहले ये लेजर यूज किसके लिए करूंगी, ये जो कैश में बैलेंस पड़ा है, आई कैन यूज इट टू पे माई टैक्सेस, मतलब मेरी टैक्स की लाइबिलिटी, जीएसटी की लाइबिलिटी के लिए मैं यूज करूंगी। आई कैन ऑल्सो यूज इट टू पे टैक्स, तो आ गया, इंटरेस्ट, पेनल्टी, others and late fees and others, also to pay RCM वाला टैक्स। करेक्ट है क्या? तो बैंक ये क्रेडिट में, क्रेडिट साइड आ जाएगा, मैं पे करूंगी। अब आखिरी फीचर इसका, और इस फीचर में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस ही शायद मेरा रिवीजन है, आई थिंक 2-3 घंटे का लेक्चर, उसमें आरसीएम का रिवीजन है, कॉम्पोजिशन स्कीम है, नहीं कॉम्पोजिशन नहीं, इको है और पेमेंट है। हाँ, बट पेमेंट हियर में इंटरेस्ट आपके साथ बहुत डिटेल में करूंगी, पूरा वर्किंग ही करना पड़ेगा। फिर आप वो रिवीजन लेक्चर से रिवाइज करना चाहो तो फिर समझेगा, लेकिन एक बार मेरे साथ डिटेल में करना पड़ेगा। अब देखो, ये हो गया क्या, ये आपका समझ में आ गया, हाँ, प्रोसेस समझ में आ गया। एक बार आप चालान जनरेट करते हो ना, इसकी वैलिडिटी 15 डेज की होती है। वंस इट इज जनरेटेड ना, ये सीपीआईएन वाला, क्यों वैलिडिटी क्यों होती है पता है क्या, चालान इज वैलिड दिस, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 15 डेज। ऐसा क्यों, अरे सब क्लाइंट्स का एक ही दिन, आखिरी दिन पे मैं कैसे चालान जनरेट करूंगी। आई हैव अगर हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट, सबका ड्यू डेट अगर आज है 20 तारीख, तो मैं कैसे 20 तारीख को सबके चालान जनरेट कर पाऊंगी। तो हम किसी का चालान हफ्ते पहले करते, जैसे जैसे डेटा आ गया वर्किंग करेंगे, चालान जनरेट करके उनको दे देंगे, वो अपनी अपनी कन्वीनियंस से भर देंगे। तो मैंने चालान आज जनरेट करके दिया, वो कभी भी 15 दिनों में पेमेंट कर सकते हैं। अगर 15 दिनों के बाद पेमेंट किया तो उसकी एक्सपायरी हो गई, आपको फिर से जनरेट करना पड़ेगा और आप दे सकते हो। तो ये सब करने के लिए मुझे पोर्टल पे ही जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि पोर्टल बोलता है कि नहीं, हमको वो सीपीआईएन जनरेट करना है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसमें 3 कोड्स और ऐड करेंगे तो सीआईएन नंबर आता है 17 डिजिट का। वो कौन जनरेट करता है, बैंक। अब देखो, अब ये जो ई कैश लेजर होता है, ई कैश लेजर कैसे मेंटेन किया जाता है, ई कैश लेजर इज मेंटेन्ड ई कैश लेजर कैसे मेंटेन किया जाता है, ई कैश लेजर इज मेंटेन माइनर एंड मेजर हेड वाइज। कैसे मेंटेन किया जाता है बेटा, माइनर एंड मेजर हेड वाइज। देखो ई कैश लेजर हम मेंटेन कैसे करते हैं, व्हाट इज माइनर एंड मेजर हेड। मेजर हेड्स क्या होते हैं, मेजर हेड्स है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। एंड माइनर हेड्स क्या है, टिप, टिप मतलब पहले टी फॉर टैक्स, आई फॉर इंटरेस्ट, पी फॉर पेनल्टी, एंड एफ ओ मतलब फीस एंड अदर्स।
अब दिस इज टू बी मेंटेन लाइक दैट, माने सुन के लेना, एक ही चलन सफिशिएंट होता है। अब 2 मिनट आप ध्यान देना, अब 2 मिनट आप ध्यान देना, 2 मिनट आप ऐसे ध्यान देना कि क्या होता है। देखो मेरा जो ई कैश मुझे चलान भरना है, अगर मेरी जो लायबिलिटी है आप CGST IGST वाइज अलग अलग निकालोगे, बहुत जरूरी है CGST SGST और IGST के हिसाब से अलग लायबिलिटी निकालना। अब क्या होता है, मैंने लायबिलिटी निकाल दी, मैंने क्लाइंट को बोल दिया कि कभी कभी क्लाइंट बोलता है नहीं नहीं चलान मैं ही बना देता हूँ, तो क्लाइंट का अकाउंटेंट बोलता है मैं ही जनरेट करता हूँ चलान। मेनी टाइम्स अकाउंटेंट्स डू इट। लेट्स से इज लायबिलिटीज IGST पे करना है आपको 10,000 और आपको CGST पे करना है 20 और आपको SGST पे करना है 20, तो आपकी टोटल लायबिलिटी कितनी आ गई 50। गलती से क्लाइंट ने क्या कर दिया, ये 50,000 पे करते वक्त ही फिल्ड अप ओनली IGST के कॉलम में, तो ये सारे जो पैसे हैं वो IGST के लेजर में जाएंगे। जो कैश है ना, कैश लेजर में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है। कैसे मेंटेन किया जाता है, मेजर हेड वाइज एंड माइनर हेड वाइज। मतलब ये अमाउंट गया रहेगा कैश टैक्स के लेजर में ऑफ IGST टैक्स एक छोटा कंपार्टमेंट, IGST इंटरेस्ट अलग कंपार्टमेंट, IGST की पेनल्टी अलग कंपार्टमेंट। दैट लेजर इज मेंटेन्ड ऐसे छोटे 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 कंपार्टमेंट वाइज। उसी के अंदर CGST टैक्स, CGST इंटरेस्ट, CGST पेनल्टी, ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब पहले जब GST स्टार्ट हुआ, देखो हाउ वी हैव प्रोग्रेस्ड एंड हाउ गवर्नमेंट हैज प्रोग्रेस्ड नाउ, दे हैव कम अ लॉन्ग वे। GST से पहले क्या होता था, देयर वाज नो क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड। अभी दिक्कत क्या हो रही थी, मेरे पास बैलेंस किधर है, गलती से मेरे से गलती हो गई और क्या हो गया, मेरा जो बैलेंस है कैश का अवेलेबिलिटी, मैंने चालान भर दिया, भरते वक्त जो मैंने चालान फिल किया, इट आस्क्स मी वेयर डू यू वांट दिस 50,000, सो आई हैव टू गिव अ ब्रेकअप। ओ आई वांट 10,000 IGST टैक्स, आई वांट CGST 20,000 टैक्स में, CGST का इंटरेस्ट है तो वो अलग क्लिक करना पड़ेगा, CGST के इंटरेस्ट में जाना चाहिए। तो इट इज लेजर इज मेंटेन मेजर एंड माइनर हेड वाइज। अब इसमें क्या है, माई बैलेंस कैश इज अवेलेबल, माई कैश इज अवेलेबल बट इट इज अवेलेबल अंडर IGST टैक्स के अंदर है, कितना 50,000, बट आई हैव टू पे CGST का टैक्स 20। ये तो आय का आय हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किधर है कि मुझे IGST का क्या पे करना है, टैक्स, या मुझे पे करना है SGST का टैक्स वो भी 20, या मुझे IGST का इंटरेस्ट पे करना है 5,000। अब आई कांट यूज दिस, आई वॉज नॉट अलाउड टू यूज दिस। क्रॉस यूटिलाइजेशन बिटवीन माइनर एंड मेजर हेड इज नॉट अलाउड। Then there came an amendment which says, as per section 49(10), cross utilization between any major and minor head is possible within the cash ledger. तो अब हमें क्या फिलअप करना होता है, एक PMT 09 चलान आता है, PMT 09 एक चलान है, फॉर्म PMT में बी स्टैंडिंग फॉर पेमेंट, 09 एक चलान है। हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारे आर्टिकल से भी मिस्टेक हो जाती है कि सारे पैसे IMF डाल दिए, आर्टिकल भी न्यू होगा, ही इज नॉट स्टडीड, ध्यान में नहीं आया होगा, एरर्स होते पहले, तो गलती कर दी। अब बहुत बड़ा पनिशमेंट होता था, 50,000 पड़े फिर भी मैं उसको यूज नहीं कर पा रही थी, क्लाइंट को फिर से 45,000 पे करने को लगाते। क्लाइंट बोम्बा बोम हमारे ऊपर करेगा, या उसकी गलती हो गई तो गवर्नमेंट पे बोम्बा बोम करेगा, करना तो पड़ेगा। वो बोलेगा यार पैसे तो पड़े हैं ना मेरे IGST में, अरे आप यूज ही नहीं कर पा रहे उसको। फिर गवर्नमेंट सेड यार दिस इज रॉन्ग, वर्किंग कैपिटल गेट स्टक ना, today again putting more money is blocking my capital, so how is this right? Then what do we say, then we said चलो PMT क्या भरो, 09 हमने अलाउ किया। नाउ 49(10) वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस पे क्वेश्चन आता है कि यहां बैलेंस पड़ा है, ये पे करना है, तो कैन आई यूटिलाइज, यस, दिस इज रूल फॉर कैश लेजर। सो क्रॉस यूटिलाइजेशन between any major and minor heads is possible. How you just have to fill up a PMT 09, वो पूछता है बैलेंस कहां से कहां ट्रांसफर करना है, तो हम चूज करते हैं ट्रांसफर फ्रॉम IGST टू CGST टैक्स। फिर क्लाइंट के पास OTP जाएगा, वो OTP देगा, फिर ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत, इमीडिएटली। आई फिल द PMT 09, in 2 minutes balance is shifted in whatever I want and I can make the payment.
how progressive we have become now. Understand, we are not just saying this. Now the issue is 4910 not just allows cross utilization between minor and major heads, now it also allows using e-cash ledger का balance of my DDP, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब पैसे मेरे पुणे ब्रांच में लायबिलिटी आ रही है और ई कैश लेजर के पैसे कहां पड़े हैं? नागपुर में। नागपुर में ई कैश में बैलेंस है, ई कैश में बैलेंस है, और पुणे में क्या हो रहा है? लायबिलिटी है। नागपुर में नहीं आ रही है लायबिलिटी। देन आई आस्क यार वो भी तो मेरे ही पैसे ना। फॉर जीएसटी आई हैव अ सेपरेट registration, but PAN तो एक है ना। I am one person, so why aren't you allowing me to use my own money? We say yes, use it. कितना प्रोग्रेस किया है हमने। हाँ, ऑफ कोर्स कंडीशन ये है कि नागपुर जहां से आप एक्स्ट्रा कैश ट्रांसफर कर रहे हो वहां पे आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वहां पे क्या होना चाहिए? आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यू शुडंट हैव एनी लायबिलिटी। तो यहां अगर कोई लायबिलिटी नहीं है, कैन आई ट्रांसफर दिस मनी? Yes, I am allowed to transfer. So you will get these two types of question. E-cash ledger में और क्या पूछेंगे? प्रोसेस पूछेंगे। चालान कैसे जनरेट होना है? मैन्युअली नहीं। कैसे करना है? पोर्टल पे। CPIN जनरेट होगा। चालान जनरेट करने के बाद उसकी वैलिडिटी होती है 15 डेज। ये ई पेमेंट 15। हाँ, 14 डिजिट CPIN प्लस 3 डिजिट विल ऐड CIN। CIN कब होगा? जब पैसे आपके अकाउंट से डेबिट होंगे ना। कब? जब गवर्नमेंट में जमा होंगे। अब इसमें आई टेल यू प्रैक्टिकली एक दिक्कत आती है। दे हैव आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इट। ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकली एक दिक्कत आती है। क्या होता है पता है? कि ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ना एक मिनट, हाँ, यहाँ आपको क्या सीखना है? ईच कैश लेजर इज मेंटेन माइनर एंड मेजर हेडवाइज। अब इसमें बोलते हैं 4910 क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल है क्या? यस, क्रॉस यूटिलाइजेशन इज पॉसिबल, नॉट ओनली बिटवीन माइनर एंड मेजर हेड्स, आइयो, but now you can transfer between DDP also. Very important. कितना हम we've come a far way. Now also understand इसमें और एक क्या होता है? ऐसा भी होता है कभी कभी, पता है क्या? ये जो है ना, यहां देखो आप, बैंक टू पोर्टल तक ये प्रोसेस में समवेयर समथिंग हैपेंस टेक्निकली। बैंक टू पोर्टल आते आते यहां पे ना वो चालान कहीं तो खो जाता है और पता नहीं क्यों ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। मतलब क्लाइंट कितनी बार बोलता है पता है क्या? कि मेरे बैंक स्टेटमेंट में आपको भेजता हूं स्क्रीनशॉट, मेरे बैंक से पैसे डेबिट हो गए। आपको मैसेज आता है तुरंत, मनी हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो बोलता है यार मुझे तो मैसेज आ गया, लेकिन मैं बोलती हूँ यार कैश लेजर में नहीं दिखता है। तो हम बोलते हैं चलो ठीक है, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, टाइम लगेगा, 1 घंटे बाद देखो, 2 घंटे बाद, आया ही नहीं है। कभी कभी वो खो जाता है, टेक्निकली आएगा। देन यू हैव टू रेज अ ग्रीवेंस ऑन द पोर्टल। ये बहुत बार हुआ है, ग्रीवेंस रेज करो फिर हो जाता है सॉल्व। मतलब कैसे? आपके पैसे कहीं वेस्ट नहीं गए, कहीं ये नहीं हो गया, सिर्फ अपडेशन में एरर आ गया, लैग आ गया थोड़ा सा, तो वो अपडेशन नहीं हो रहा। तो ये भी जीएसटी ने अभी एक क्लैरिफिकेशन दे दिया कि बाय चांस यू रेज अ ग्रीवेंस, आपके पास तो आ गया ना, पेमेंट कर दिया, तो आप हमको डिटेल्स भेजो। तुरंत हम आरबीआई के पास ई स्क्रोल होता है, ई स्क्रोल जहां पे ये सारा पैसा आया गया उसका हिसाब किताब होता है। वो ई स्क्रोल से आपका सीआईएन नंबर, आपके पास सीआईएन जनरेट हुआ, आपने पेमेंट कर दिया, सीआईएन भी जनरेट हो गया, बट बैंक सीआईएन पोर्टल को बताते बताते कहीं तो वो सॉफ्टवेयर में लैग हो जाता है और अपडेट होने में टाइम लगता है। जब तक बैलेंस नहीं है मैं 3B नहीं भर पाऊंगी, क्योंकि 3B के रिटर्न आई कैन नॉट पे विदाउट पेइंग द टैक्सेस। तो फिर हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट को ग्रीवेंस रेस करते, पहले भी करते थे लेकिन उसको टाइम लगता था सॉल्व होने को। अब आपका सीआईएन नंबर दे दो, आपका सीआईएन नंबर आरबीआई के ई स्क्रोल से मैच करेगा सिस्टम, वहां पे दिख गया, तुरंत आपके ई कैश लेजर में अपडेट कर देगा। मतलब द लॉस हो रहा था, जो रिटर्न भरने की डिले हो रही थी, वो कम हो जाएगा। तो ई कैश लेजर हो गया मेरा। अब मैं वहां से पढ़ती हूँ, ये जो अमेंडमेंट है कैसे लिखवा के देना है मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ ई बकेट मतलब या ई क्रेडिट लेजर, ठीक है। पहले बताती हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे लिखे हुए, कुछ होगा तो मैं वो भी अपडेट कर दूंगी। हाँ, टीडीएस टीसीएस भी यहीं पे जमा होता है। आपका जो किसी और ने टीडीएस और टीसीएस कट किया तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, टीडीएस एंड टीसीएस, वो भी आपके कैश बैलेंस में ऐड हो जाता है, क्रेडिट साइड।
अब सुनो आगे, ई क्रेडिट लेजर के बारे में बात करती हूँ। किसके बारे में बात करूंगी? ई क्रेडिट लेजर इज नथिंग बट योर बकेट। आपके पास आईटीसी अवेलेबल है, इनपुट टैक्स, इट्स अ असेट फॉर यू, बट इट विल बी अ लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट, सो इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। तो आपका जो भी इनपुट टैक्सेस है ना बेटा, ये देखो, आपके जो भी इनपुट टैक्सेस है जिसका आईटीसी मिलेगा, ये आपके 3B से यहां आएगा। जैसे आप 3B से भरोगे, ये सेल्फ असेस्ड होता है, पोर्टल ना 2B से नहीं लेते ऑटोमेटिकली, आपको ये फिल करने का ऑप्शन है। आप जो 3B में डेटा डालोगे, मेरा परचेज इतना, मेरा आईटीसी इतना, मेरा इनपुट टैक्स इतना, इट इज सेल्फ असेस्ड। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ असेस्ड। व्हाई डू आई से सेल्फ असेस्ड? बिकॉज वॉट एवर आई एंटर इन माई जीएसटीआर 3B, तो ये कहां से डेटा आता है? मेरे जीएसटीआर 3B से आता है। तो दिस डेटा विल कम फ्रॉम माई जीएसटीआर 3B। सो ये डेटा कहां से आएगा? मेरे जीएसटीआर 3B से आएगा। सो डेटा मेरे जीएसटीआर 3B से लेके मेरे ई क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। कहां रिफ्लेक्ट होगा? ई क्रेडिट लेजर। अब मेरे ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस है क्रेडिट साइड पे, क्या पे करने के लिए यूज करूं? ओनली टू पे टैक्स। कैन यू यूज इट टू पे इंटरेस्ट? नो, इंटरेस्ट गवर्नमेंट वांट्स इट कैश। कैन यू यूज इट टू पे पेनल्टी? नो। फीस? नो। अदर्स? नो। गवर्नमेंट से वो तो हमें कैश में ही चाहिए। आरसीएम वाला टैक्स? नो। करेक्ट है मैम। ये ई क्रेडिट लेजर कैसे होता है? सेम। ये कैसे मेंटेन करना है? ये एसजीएसटी सीजीएसटी जो हमने आईटीसी के रूल सीखे ना यूटिलाइजेशन के, उससे चलता है ये ई क्रेडिट लेजर। कैसे चलेगा? कौन सा इनपुट है, यहां देखना पड़ेगा ये कौन सा इनपुट टैक्स है। ओहो, ये इनपुट टैक्स कौन सा है? आईजीएसटी का। आईजीएसटी का इनपुट टैक्स किसके लिए यूज करेंगे? टू पे, पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी, उसके बाद टू पे सीजीएसटी की लायबिलिटी, उसके बाद टू पे एसजीएसटी की लायबिलिटी। जहां जहां मैं एस लिखती हूं वहीं पे यूटीजीएसटी भी सेम है। एस और यूटीजीएसटी के रूल्स आर सेम। वैसे ही सीजीएसटी की इनपुट टैक्स यूज करना है तो कि पहले खुद की मदद करो, तो ये क्या पे करेगा? टू पे सीजीएसटी की लायबिलिटी, उसके बाद टू पे आईजीएसटी की लायबिलिटी। कैन इट बी यूज टू पे एसजीएसटी? नो। सेम, एसजीएसटी के इनपुट टैक्स किसके लिए यूज होगा? टू पे एसजीएसटी की लायबिलिटी, देन टू पे आईजीएसटी की लायबिलिटी। आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए पहले किसकी मदद लेना? आईजीएसटी का इनपुट टैक्स। फिर किसकी मदद लेंगे? सीजीएसटी के इनपुट टैक्स की। और फिर आखिरी में किसकी मदद लेंगे? एसजीएसटी का इनपुट टैक्स। यहां पे भी वही रूल है। कैन द कमिश्नर स्टॉप यू फ्रॉम यूजिंग द बकेट? 86A, yes, he can stop you from using the bucket for 1 year. Can you use the bucket freely every time? No, there is 86B, जहां पे 99% of your liability should be used by paying the हाँ, liability पे कर 99% of the liability you can use paying the bucket and 1% in cash. वो ये जो आईटीसी के चैप्टर में पढ़ा, इधर कुछ नहीं अलग। बराबर है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मैं एक बार कुछ मिस आउट हुआ रहेगा तो मैं वापस चेक करने वाली हूँ। सो जस्ट जितना मैं बोल रही हूँ उतना ठीक है, अपन वापस ब्रेन मैपिंग है एक बार मैं गो थ्रू करूंगी, ठीक है। तो ये कौन सा लेजर हो गया आपका? ई क्रेडिट लेजर। अब ई लायबिलिटी क्या है? बस अब आपकी लायबिलिटी जो है कहां से आएगी? आपकी लायबिलिटी जो है, आपकी लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होगा, बट गवर्नमेंट के बुक्स में उसको डेबिट होगा, उल्टा होगा। ये गवर्नमेंट के बुक्स के लेजर है। पोर्टल अपना है या गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट का है। सो ऑन द डेबिट साइड योर लायबिलिटी विल रिफ्लेक्ट। ओहो मैम, हाउ विल द गवर्नमेंट नो अबाउट माई लायबिलिटी? व्हेन यू फाइल योर जीएसटीआर 3B, उससे उसको लायबिलिटी पता चलेगी। ये लायबिलिटी में पे कैसे करूंगी? ओ बाय ई
कौन सा है? ई क्रेडिट लेजर। हाँ, ई क्रेडिट लेजर बाय कैश पे लेजर, एंड आपका इंटरेस्ट भी इधर ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट लायबिलिटी के साथ इंटरेस्ट आएगा। कभी आप आईटीसी रिवर्स करते हो, सब लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट होता जाता है। आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, आपने रॉन्ग आईटीसी ले लिया, एवरीथिंग गेट्स एडेड इन योर लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑल्सो गेट्स एडेड इन योर लायबिलिटी, एंड देन वी पेड। लायबिलिटी पे करने के लिए आई यूज द बकेट एंड यूज द कैश। जस्ट रिमेंबर, लायबिलिटी टैक्स की है तो आई कैन यूज एनीथिंग। टैक्स की लायबिलिटी के लिए आई कैन यूज ई क्रेडिट ऑल्सो एंड ई कैश ऑल्सो, बट टू पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स एंड आरसीएम वाला टैक्स आई नीड ओनली कैश बैलेंस। अब आपको पता है ये पूरा मेरा पेमेंट का चैप्टर हो गया, सिर्फ इंटरेस्ट वाला पार्ट बचा है। इस पेमेंट वाले चैप्टर में आपको एक चीज बोलती हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, वो चालान ई पेमेंट का मेथड क्यों इजी है आजकल ऑनलाइन। हाउ इज जीएसटी का पेमेंट प्रोसीजर सो इजी? ओ यस, इट्स वेरी इजी बिकॉज यू कैन मेक द पेमेंट 24/7। अर्लियर आई हैड टू गो इन द बैंक लाइन एंड स्टैंड। वो चालान जो भरते हैं, आपको याद है, आप आपके कॉलेज का चालान भरते हो, कॉलेज की फीस, आप 4 बार वही चालान भरते हो। स्टूडेंट कॉपी, बैंक कॉपी, कॉलेज कॉपी। वी ऑल्सो हैव डन दैट। हमने एडवांस टैक्स पे करने के लिए चालान में हम 4 बार भरते थे। इनकम टैक्स कॉपी, टैक्स पेयर्स कॉपी, बैंक कॉपी। अब नहीं करना, ये नहीं करना, डायरेक्टली इंस्टेंट रिसीट। नाउ जीएसटी इज अ वेयर हाउस, द पोर्टल इज अ वेयर हाउस ऑफ चलान। जैसे वेयर हाउस ऑफ चलान, आपको कोई भी चलान चाहिए, नंबर डाल दो, आपको मिल जाएगा, इंस्टेंट रिसीट मिलेगी आपको। चलान गुम हो गया, पहले ना बैंक सेल्स टैक्स से इतनी नोटिसेस आती थी, ये पेमेंट आपने किया ही नहीं है। हम कर चुके हैं, बैंक को सबमिट कर चुके हैं, सेल्स टैक्स को भी कर चुके, फिर भी नोटिस आती, क्योंकि पोर्टल पे नहीं था, सिस्टम पे नहीं था। अब एवरीथिंग इज ऑन द सिस्टम, यू कैन मेक द पेमेंट 24/7। Anything payment done up to midnight 12 will be treated as payment done on the same day. Earlier in service tax 8 बजे रात को पेमेंट किया तो ही उसी दिन ट्रीट किया जाता। इतनी बार सो फनी द चलान्स यूज्ड टू बी। 9 के बाद पेमेंट किया मैंने, आज क्या डेट है? 20th। तो आज अगर मैंने 9 के बाद पेमेंट किया, पता है चालान पे 21 तारीख लिख के आएगी और प्रिंट आउट ऑन 20th मार्च आएगा, क्योंकि 8 के बाद की पेमेंट को अगले दिन का माना जाता था। अब जीएसटी में वैसा नहीं करते। जीएसटी में वॉट एवर आई पे अप टू मिडनाइट 12 इज विद इन दिस डेट एंड नेक्स्ट डे इज नेक्स्ट डे। पेमेंट की प्रोसेस के ऊपर मैंने तो काफी बता दिया कि हाँ, अच्छा मुझे आईजीएसटी भी पे करना है, सी भी पे करना है, एस भी पे करना है, हर एक के लिए अलग चालान भरने की जरूरत है क्या? नहीं, सिंगल चालान इज इनफ। बट चालान में आपने डेटा अलग अलग देना चाहिए। चालान में आपने डेटा लिखना चाहिए कि आई का इतना, एस का इतना, सी का इतना, दैट यू विल हैव टू मेंशन सेपरेटली। एक बार देखती हूँ कुछ पेंडिंग है क्या, नहीं तो इंटरेस्ट दिखाती हूँ आपको। मैम स्क्रीन छोटी कर दो, फोटो लेंगे। ऐसा, ये ऐसा ही मैंने ब्रेन मैपिंग में लिख के दिया तुमको। एक मिनट, मेरे पास ऑलरेडी और एक पीडीएफ फाइल है, लेट मी जस्ट चेक वहां से क्या पेंडिंग है क्या, देखने दो। मैंने फिर से क्यों लिखा आपके साथ, मैं लिखूंगी तो आपको समझेगा, मैं लिखाया हुआ आपको दिखाऊंगी ना, उसका अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा नहीं होता। ये जैसे मैं लिखती जा रही हूँ, आप लिखते जाते हो, समझते जाते हो, वो समझता है। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 लेजर्स है, वही बोला है। ये देखो वही बैलेंस भी ऐसा होगा। कैश लेजर कैसे मेंटेन किया जाता है? मेजर एंड माइनर हेड वाइज। फिर ई कैश में वही बोला है, डिपॉजिट मनी आपका बैंक सीआईएन देगा, पोर्टल को देगा। योर टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड बाय अदर्स। फिर ये किसके लिए पे किया जाता है? बचा हुआ बैलेंस है। देखो चालान कैसे जनरेट करना है? पोर्टल से। पोर्टल कितना देता है? 14 डिजिट का सीपीआईएन देता है। अब पोर्टल में मैनुअल चालान अलाउड है क्या? नहीं। वैलिडिटी कितनी है? 15 डेज। मुझे पेमेंट कैसे करना है? चेक से ही करना है, इंटरनेट बैंकिंग से, कंपल्सरी, ईसीएस मोड। हाँ, ओटीसी इज अलाउड। व्हाट इज ओटीसी? ओवर द काउंटर। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर, मतलब बैंक में जाके पे करना। ओवर द काउंटर का लिमिट है 10,000, लेकिन ओवर द काउंटर को लिमिट नहीं है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके यहाँ रेट पड़ी और कैश भर भर के कैश मिली, तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा मैं कैश लेके जा रहा हूँ, ये तेरी जीएसटी की लायबिलिटी में पे कर देता हूँ, कोई रोकेगा नहीं। सो ओवर द काउंटर के लिए लिमिट नहीं है इफ यू आर पेइंग द टैक्स लायबिलिटी एंड इट हैज बीन डिटरमाइंड अंडर एन इन्वेस्टिगेशन।
पेमेंट कब सक्सेसफुल होता है? व्हेन द मनी इज क्रेडिटेड टू गवर्नमेंट्स अकाउंट। CIN जनरेट होता है 17 डिजिट का, 14 डिजिट का CPIN प्लस 3 डिजिट का बैंक, ये बैंक जनरेट करता है। बैंक communicates this CIN to the portal. Then once it is communicated, it is reflected on the portal credit side of the e-cash ledger. 4910 आजकल क्या अलाउड है? ट्रांसफर ऑफ बैलेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर हेड इज अलाउड यूजिंग अ चलान कॉल्ड PMT09। हाँ ये देखो, आई हैव अ बैलेंस, मेरा 50,000 का है कैश में IGST में, but he has to pay CGST tax and SGST tax. Now, accountant is of the view X will have to deposit CGST and SGST. So answer is no. आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा केस स्टडी वाइज, ऐसा सही है क्या? तो नहीं, फिर से नहीं पे करना है। यू कैन डू क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ कैश बैलेंस, कैश लेजर बिटवीन मेजर एंड माइनर हेड्स एंड एनी अदर मेजर एंड माइनर हेड इज पॉसिबल। उतना ही नहीं है, देखो मोटा भाई एक गुजरात में, मोटा भाई किधर है? गुजरात में, एंड महाराष्ट्र में। अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो अलग रजिस्ट्रेशन है तो उनका ई कैश लेजर अलग, ई लाइबिलिटी अलग, लेकिन मोटा भाई एक है, पैन एक ही है। एक जगह पे कैश है, एक जगह पे कैश नहीं है। एक जगह पे ई कैश में 1 लाख बैलेंस है, लाइबिलिटी 0 है, इधर कैश कुछ नहीं लेकिन लाइबिलिटी 50,000 है। कैन आई ट्रांसफर दिस? यस, ओवर, दिस इज ई पेमेंट। ई क्रेडिट GSTR 3B से आता है, सेल्फ असेस्ड। ये IGST, CGST, SGST वाइज मेंटेन किया जाता है। मैम वो मेजर एंड माइनर हेड वाला वो सिर्फ कैश लेजर में, कंफ्यूज नहीं होने का। ई क्रेडिट लेजर इज बकेट। बकेट कैसे यूज करना है? बकेट के रूल्स के हिसाब से। ITC, हाँ चेक करते हैं अपन, मैं चेक करती हूँ, वहां पे जाके चेक करती हूँ ना। हाँ, अब ये टू पे लाइबिलिटी, टू पे आउटपुट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, RCM टैक्स क्रॉस हो गया, वो कैश में ही पे होगा, खत्म हो गया, ई खत्म हो गया। ई लाइबिलिटी लेजर, यू हैव टू पे कैश। यहाँ पे आपको लाइबिलिटी आपके GST रिटर्न से आपकी आउटपुट लाइबिलिटी आएगी। लाइबिलिटी कैन बी टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी, फीस एंड RCM वाले टैक्स की। पे करते वक्त आइदर कैश या ITC। व्हाट इज दिस? ई लाइबिलिटी लेजर। अब यहाँ पे और क्या लिखा है इस फाइल में? हाँ, पेमेंट में ये याद रखना है, RCM नॉर्मल रेट से RCM का टैक्स पे होता है। अच्छा, RCM के रेट्स नहीं दिए तो आपको 18% लेने हैं। RCM शुड बी पेड इन कैश, यू मस्ट एड इट इन लाइबिलिटी। RCM का टैक्स पे करने के बाद यू कैन ऑल्सो क्लेम इट एज ITC, ले सकते हो आप। फिर मैंने क्या लिखा है? ये मेंटेन क्रॉस यूटिलाइजेशन DDP अलाउड है, हो गया। आइयो, फिर इंटरेस्ट बताती हूँ, डन ना। ब्रेन मैपिंग देखती हूँ, वहां कुछ एरर या कुछ होगा तो चेक कर लेते हैं। पेज नंबर बोलो। वो अमेंडमेंट भी बोलती हूँ, वहां पे लिख के लेंगे अपन। 10.1 ना, what was that? 10.1 ना, yeah, pay attention now, listen। ये देखो, already there in your brain mapping book। हाँ, तुम्हारा फोटो क्लिक करके हो गया क्या हर्ष? और यू स्टिल वांट, जो मैंने लिखा है उसका फोटो चाहिए तो मैं फिर से करूंगी। आई विल गो बैक एंड आई विल शो इट टू यू, बट फर्स्ट लेट मी फिनिश दिस नाउ। ई कैश लेजिए, मैं फिर से नहीं बोलूंगी, यही है ना, यही एक्सप्लेन किया। और ये कब होगा? कैश डिपॉजिट व्हेन बैंक कम्युनिकेट्स द CIN। Now it is maintained major and minor head wise. Shifting of amount, that is cross utilization from any major or minor head, is allowed as per section 4910 using PMT09. This is allowed in e-cash ledger. हो गया।
Now, as per Finance Act 22, amount can also be shifted from one DDP to another. So it can be shifted from where, beta? One DDP to another. However, there is no unpaid liability in e-liability register of the person from where the excess amount is ट्रांसफर. तो मेरा एक्सेस अमाउंट नागपुर में, तो नागपुर में लाइबिलिटी नहीं है तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. जहां से एक्सेस ट्रांसफर करे उस व्यक्ति को लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए. द लेजर, अब यहां पे करेक्शन किया वो देखो. द लेजर कैन बी डेबिटेड फॉर पेइंग लाइबिलिटीज लाइक टैक्स, आरसीएम, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट ऑल्सो. ई कैश लेजर यूज हो सकता है, हाँ यूज हो सकता है. अब ये मैंने लर्न करने के बोला आपको, ऐसा लिखो. एज पर सेक्शन 49 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, द बैलेंस इन ई कैश लेजर कैन बी यूज टू पे आउटपुट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स एंड टैक्स पेबल अंडर आरसीएम. कभी कभी सवाल आते हैं ना, ई कैश लेजर से आरसीएम का टैक्स पे करूं क्या, इंटरेस्ट पे करूं क्या, तो हाँ कर सकते हैं. कैश का बैलेंस किसके लिए यूज हो सकता है? लायबिलिटी पे करने के लिए, टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की. तू कल नहीं था रे क्लास में? नहीं था ना कल क्लास में? आया था तू कल? देर से आया था. हाँ ई कैश में हो सकता है ना. आई टू एस सी टू कैश है ना, वो मेरा कैश है. मेरे कैश का क्या बोल रहे हो तुम? आई में बैलेंस है, मेरी कैश है, कैश है वो मेरी. क्या आई जीएसटी के लेजर में कैश है, डालो एसजीएसटी में डाल सकते, मेरी कैश है, गवर्नमेंट की थोड़ी है. एनी माइनर एंड मेजर हेड में हो सकता है. आईजीएसटी कैन गो टू एसजीएसटी, सीजीएसटी कैन गो टू एस. यहां कोई रोक टोक नहीं है, मेरी कैश है. कैश का क्या तुम मेरी रोक टोक कर रहे? मेरे पैसे है ना वो, बराबर है क्या? कोई डाउट है क्या? अब ये देखते हैं, ये क्या है. हाँ इधर बाय कैश ये एरर है, ये डिलीट कर देना क्रेडिट साइड में. सेल्फ असेसमेंट इनपुट टैक्स टेकन फ्रॉम जीएसटीआर 3B, करेक्शन कर दो. मैम वो 99% वाला एक बार रिपीट करो. दैट इज रूल 86B हर्ष, विच आई टॉट यू इन आईटीसी. आईटीसी में पढ़ाया था ना वो 86B. डन है क्या? ओके ये लर्न कर सकते हो. ये बहुत बार आपको पूछा जाता है ना कि आई हैव बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर एंड असेसी वांट्स टू पे आरसीएम टैक्स, सो अकाउंटेंट इज ऑफ द व्यू ही कैन यूज द बैलेंस एंड ही डिड नॉट पे इन कैश. तो आपको ये वर्डिंग बोलना पड़ेगा. एज पर सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, द बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर can be used to pay only output tax. It cannot be used to pay interest, penalty, fees and others. और यहाँ पे इवन इको को अगर 95 वाली सर्विसेज, वो 95 वाला रेस्टोरेंट का टैक्स पे करना है ना, जहाँ नोटिफाइड है आरसीएम वाला, वो भी कैश में पे करना ही कंपलसरी. यू कांट पे इट यूजिंग द ई क्रेडिट लेजर.
तो हर से को याद है कि 99% वाला क्या, जिसका हर मंथ का टर्नओवर 50 lakhs के ऊपर है, तो उनकी जो भी लाइबिलिटी है दे मस्ट पे द लाइबिलिटी, एटलीस्ट 99% ऑफ द लाइबिलिटी कैन बी पेड यूजिंग द ई कैश ई क्रेडिट लेजर, रेस्ट 1% दे हैव टू पे इन कैश। क्या हो गया? हाँ हाँ, रेस्टोरेंट वाला नहीं कर सकता। इको के अंदर ही वो रेस्टोरेंट वाला था, वही वाला ना, इको में 4 सर्विसेज थी। बट इको वाली सारी एक्चुअली आरसीएम में आती है ना, तो सारी 95 के आ जाएंगी। हाँ, सारी कैश में ही करनी चाहिए। हाँ ना, लेकिन वो प्रोविजन रूल में ऐसा क्यों मैंने लिखा है? नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे, आप कंफ्यूजन नहीं करोगे, सारी इको वाली आरसीएम में ही होंगी, तो आरसीएम वाला भी हम उसमें नहीं पे करेंगे। हाँ, तो ये आप मत लिखो, यू मे नॉट राइट दिस, इट इज ओके, यू मे नॉट राइट इट। लिखा नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ उसके ऊपर नहीं आएगा, बट आप इको 95 वहां से हटा दोगे तो भी चल जाएगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके है क्या? ये सही है क्या? अंकिता मैम ठीक है क्या? कोई अपडेट नहीं मिला लॉ का? मुझे नहीं पता, क्यों अंकिता मैम लेने वाली है क्या आपका लॉ का? तो एक ही बचा है क्या अभी आपका फास्ट ट्रैक में? हो गया क्या बेटा, ये नोट करके? डन है क्या? यहाँ क्या है? वो ई कैश लेजर, उसका ही लिखा हुआ है। ये ई लाइबिलिटी लेजर आपको लिखना था, आप लिख सकते हो। लाइबिलिटी कहाँ से लेते हैं? 3B से आती है। अयो लाइबिलिटी कहाँ से लेते हैं? 3B से आती है ना। और लाइबिलिटी क्या क्या हो सकती है? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, आरसीएम टैक्स, और ये पे 2 तरीके से होते हैं, कैश और आईटीसी। हो गया। फिर मैं इंटरेस्ट का एक चार्ट मेरे पास बना हुआ है, पहले आप वो लिखोगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर इंटरेस्ट का वर्किंग करेंगे। तुमको समझा ना? ऐसा एकदम फास्ट हो गया तो एकदम ये कर दिया मैंने, लेकिन सब पॉइंट्स कवर किए। मैम मुझे सिर्फ 30% बैकअप दिया है, टेक टीम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ईमेल ले रहे। क्या? तेरा सिर्फ ईमेल ले रहे, बट सबको 30% बैकअप होगा ना रोहित? तो लाइव स्ट्रीमिंग है क्या? लाइव स्ट्रीमिंग है, हाँ, तो तेरे को 30% नहीं मिलना चाहिए। अच्छा एक काम कर, तेरे डिटेल्स मुझे भेज दे अभी, यहाँ पे अपने ग्रुप पे डालना, मैं फॉरवर्ड करती हूँ। एंड लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट जरा क्लियरली भेजो, नाम, इनवॉइस नंबर, देन आई हैव टू आस्क आर यू इंटर स्टूडेंट, आर यू फाउंड, देन यू सेंड एवरीथिंग इन डिटेल, आई विल फॉरवर्ड। लाइव स्ट्रीमिंग को मिलना चाहिए ना 100%? हाँ ना, लाइव स्ट्रीमिंग को मिलता है ना। हाँ, क्या गया क्या? हो गया। ई लाइबिलिटी लेजर लिखना है आपको सिर्फ, हाँ लिखो, देन आई विल कम टू इंटरेस्ट। Are we done? इंटरेस्ट में आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। आपके पास ये अगला पेज ब्लैंक है क्या? यू हैव 1 ब्लैंक पेज?
You can decide to write it anywhere, that's okay. Volume 1, payment chapter, Ramban. वॉल्यूम 2 में है क्या पेमेंट? हाँ, गॉट इट गॉट इट. यस, ये सारे इंटरेस्ट के. बाबा 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 बाबा, वाओ. ये इंटरेस्ट का पार्ट है इतना. ये चार्ट इंटरेस्ट का है. बहुत है. ग्रॉस की अमाउंट 1 2 3 4 उसके एग्जाम्पल्स ये सब है. ये चलो लिख रहे क्या? मैं बोलती हूँ क्या लिखना है, मार्क करके दिखाती हूँ. आप यहाँ से लिखना चालू करो. पहले जो मैंने बॉक्स बनाया पहले वो लिखो, फिर नीचे का पार्ट बोलती हूँ. ये जो मैंने बॉक्स बनाया दिख रहा है क्या? बॉक्स कि बॉक्स भी नहीं दिख रहा तुमको? ये जो बॉक्स बनाया है, इंटरेस्ट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग है, कुछ चॉइस नहीं है. वी हैव टू डू इट. चलो हमारे हम चलते एसी जरा टेम्परेचर वाढव ना. हाँ, प्लीज राइट डाउन देन आई विल एक्सप्लेन. दिस चार्ट आई प्रिपेयर दिस टाइम फर्स्ट इन द क्लास ना, तो अभी इसको मैं ब्रेन मैपिंग में ऐड कर दूंगी अभी अगले बैच में. तेरे पास लिखा हुआ है क्या चार्ट? दिखा एक मिनट. अपन ने भी क्लास में बना के लिया था ना. हरिओ धीरे, बैग आगे रखना तू. हाँ
एक सेकेंड. हाँ, ऑन ग्रॉस लायबिलिटी. क्या हो गया? एक सेकेंड, रिड्यूस दैट टाइमर, उसका ये करती हूँ. चेक नहीं, एक सेकेंड. अरे लिख के हुआ क्या? हो गया फ्रॉम रेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल रिवर्सल ऑफ ITC और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. करूँ डिस्कस? ओके, पे अटेंशन. नाउ ध्यान से सुनेंगे. रेडी है क्या तुम? ओके. इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है? ये सीक्वेंस में इंटरेस्ट इन अगस्त, आई डोंट नो इफ आई टेक द सेम एग्जाम्पल. एक सेकेंड ना, एक सेकेंड सिर्फ. ऑल राइट, नाउ पे अटेंशन. अब इंटरेस्ट की बात करेंगे.
मुझे इंटरेस्ट मेजरली 2 रीजंस की वजह से पे करना है, बहुत ध्यान से सुनो। पहला, मुझे इंटरेस्ट इसलिए पे करना है क्योंकि मैंने उसको रॉन्ग आईटीसी यूज किया तो मेरा गवर्नमेंट को पेमेंट कम चला गया। मैंने रॉन्ग आईटीसी ले लिया, आइदर मेरा ब्लॉक क्रेडिट था, मुझे आईटीसी लेना ही नहीं चाहिए था, मैंने गलती से आईटीसी ले लिया, ब्लॉक क्रेडिट था मैंने ले लिया, it was a wrong ITC but I claimed it. Because I took an ITC, I paid less to government. Because I paid less to government, I have to pay interest. Government will take interest on 2 accounts. Either I paid less or I paid late. मैंने देर से पे किया, डीले किया, डीले के लिए भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैंने कम पे किया तो भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी इज वेरी सिंपल। Wrong utilization of ITC is very simple. What is the interest rate? 18%. What is the interest rate? 18%. तो मुझे 18% पे करना है। अब on what amount? On the amount that are wrongly utilized. 18% rate fixed है. Government has notified up to 24, but today they have power up to 24%. Act ने उनको permission दे दिया है कितना 24% तक इंटरेस्ट लेने का, but are they leaving 24%? No, they are right now leaving only 18%. सब जगह 18 ही है। जीएसटी में जहां जहां इंटरेस्ट लगेगा उसका रेट 18% ही होगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल डेट ऑफ रिवर्सल और ऑफ आईटीसी और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इंटरेस्ट इज लेविड ऑन रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इट इज फ्रॉम डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल द डेट इंटरेस्ट इज नॉट लेविड ऑन द रॉन्ग। ओके ठीक है, हाँ अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ध्यान से। I wanted to use the same example, so I'll just have a look at her so that if any regular batch students are also doing fast track, they can relate to the same example. Amount same होते तो वो easy जाता है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे और समझ के लेंगे। पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, और कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाट इज दिस यूटिलाइजेशन एंड अवेलमेंट क्या है, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या हुआ ना कि क्या मैं मेरे हिसाब से एग्जाम्पल दे दूं क्या आपको? सेम एग्जाम्पल ये करना मतलब ठीक है, बोल देती हूँ, ठीक है चलो सुनो। लेट्स सी रॉन्ग यूटिलाइजेशन, इस पे थोड़ा फोकस करेंगे इंटरेस्ट के ऊपर। जुलाई के महीने में मेरा ई क्रेडिट लेजर का ओपनिंग बैलेंस है, ध्यान से सुनना। जुलाई के लेजर में मेरा ई क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस है, मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस है 3 लाख का। कितना बैलेंस है? 3 लाख का। ड्यूरिंग जुलाई ये ओपनिंग बैलेंस है, ये मेरा ओपनिंग है 3 लाख का, बराबर। जुलाई के महीने में मैंने कार खरीदी 10 लाख प्लस 180 जीएसटी मैंने परचेज किया। अकाउंटेंट को नहीं पता था ये ब्लॉक क्रेडिट है, उसने 180 का क्रेडिट ले लिया। ही डिडंट नो कार अप टू मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटर इज अ ब्लॉक क्रेडिट, नहीं पता था, उसने ले लिया क्रेडिट। क्या किया उसने? क्रेडिट ले लिया। अब क्रेडिट ले लिया तो अब मेरा बैलेंस कितना हो गया? 480। जुलाई एंड में मेरा बैलेंस कितना हो गया? 480। अब जुलाई महीने में मेरी लायबिलिटी आ रही है सिर्फ 1 लाख। ध्यान से सुनो, जुलाई महीने में मेरी लायबिलिटी कितनी आ रही है? 1 लाख। वेरी सिंपल। ओपनिंग मेरे पास बकेट में कितना बैलेंस था? आईटीसी का 3 लाख, और मैंने कितना ऐड किया? 180। ये गलत कब किया? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मैंने 180 का बैलेंस ले लिया, और 1 जुलाई को मैंने 180 का बैलेंस ले लिया, मुझे लेना ही नहीं था, ये गलत हो गया। बट पता क्या, मैंने इसको यूज ही नहीं किया, तो मुझे 1 जुलाई से इंटरेस्ट मत लगाओ। यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि जुलाई में मेरी लायबिलिटी 1 लाख थी, तो मैंने ओपनिंग में से ले लिया। जुलाई में मेरा लायबिलिटी कितना था? 1 लाख, तो मैंने कहां से ले लिया? ओपनिंग में से ले लिया। जुलाई में मैंने वो रॉन्ग अमाउंट जो डाला था पानी, वो मैंने पिया ही नहीं, उसको यूज ही नहीं किया। मैं काहे को तुमको ये दूं? वो तो मेरे घर के बकेट में पड़ा है, मैंने तुमको थोड़ी दिया। मैं क्यों इंटरेस्ट पे करूं? बकेट में डालना मतलब अवेल करना, और बकेट से निकालना मतलब यूटिलाइज करना। मैंने उसको अभी तक निकाला ही नहीं। मान के चलो मुझे खुद से ध्यान में आ गया, ये सीए आया ऑडिट करने, सीए ने बोला अरे आपने ये क्या कर दिया, आपने अकाउंटिंग करते वक्त वो 180 बकेट में डाल दिया, उसको डालना ही नहीं, आप रिवर्स कर दो। मैंने उसको यूटिलाइज करने से पहले ही निकाल दिया, फेंक दिया, तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा।
इंटरेस्ट नहीं लगेगा till the time you've not utilized that wrong ITC. Interest will be applicable only when I use that ITC. गवर्नमेंट को नुकसान हुआ क्या? मेरे घर के बकेट में वो पानी पड़ा है, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ क्या? वो गलत है, अग्रीड गलत है, बट आपको नुकसान हुआ क्या? मैंने आपको यूज किया क्या? डिड आई से आप ये पानी ये ले लो, आप आईटीसी इसका दे दो? मैंने आईटीसी लिया ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। जब तक मेरे आईटीसी का बैलेंस 180 से कम नहीं जाता, मतलब ही मैंने उसको अभी तक यूज नहीं किया। मान के चलो वो यूज करने की नौबत ही नहीं आई, मुझे रियलाइज हो गया, मैंने पहले ही रिवर्स कर दिया, देयर इज नो इंटरेस्ट। या अभी देखो, फॉर मंथ ऑफ जुलाई माई लाइबिलिटी इज 1 लाख, जीएसटी पेएबल आउटपुट टैक्स इज 1 लाख। कैसे पे किया? मेरे पास आईटीसी 480 है, 480 में से मैं 1 लाख ही यूज करूंगी। अब मेरा बैलेंस कितना हो गया? 380। मैंने यूज ही नहीं किया अभी तक, वो रॉन्ग आईटीसी यूज ही नहीं किया। यहां इस महीने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, देयर विल बी नो इंटरेस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई। Now let's say even though 180 ITC is availed, there is no interest because the wrong ITC is not yet utilized. In the month of August, the balance in e-credit ledger अभी कितना था? पहले कितना था? ओपनिंग के 3 प्लस 180 कितना था? 480। 480 में से मैंने 1 लाख यूज कर दिया। किधर यूज कर दिया? जुलाई के लाइबिलिटी के लिए। तो बचा कितना? 380। अब अगस्त के महीने में 380 यूज किया, उस महीने में लेट्स से नो अदर परचेज, मैंने ऐसे बोल दिया, मान के चलो कि उस महीने में कोई और परचेज नहीं है, तो आपका ई क्रेडिट का लेजर का बैलेंस कितना है? 380। हाँ ना, तुमको समझ रहा है क्या? मेरे पास ओपनिंग में साढ़े कितना था रे? हाँ, स्टार्टिंग में 3 लाख था, मैंने 180 यूज किया, तो टोटल हो गया 480। 480 में से मैंने जुलाई के लिए यूज किया 1 लाख, तो अब ये बचा कितना? 380। अब मेरे अगस्त की लाइबिलिटी 4 लाख आ गई, अब मैं यूज करूंगी 380। अब रॉन्ग आईटीसी इज यूटिलाइज्ड इन अगस्त एंड देयरफॉर इंटरेस्ट शैल बी लेविड फ्रॉम दिस डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। जुलाई में भले आईटीसी ले लिया, कार भले जुलाई में परचेस करी, उसकी अकाउंटिंग एंट्री जुलाई में करी, बट मैंने वो 180 यूज ही नहीं किया, तो इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हो? इंटरेस्ट कब से लगेगा? अगस्त, जब हम यूटिलाइज कर रहे। सो दैट इज व्हाट इट सेज कि अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया उस रॉन्ग अमाउंट को, तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे ही नहीं। अब मैम व्हाट इज द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन? अगर आपने रिटर्न भरा तो रिटर्न की ड्यू डेट, या बाकी रीजंस की वजह से हुआ, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट कर दिया, तो जनरली, बट वो ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट आपके रिटर्न की ड्यू डेट, व्हाट इज द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, उसके लिए भी एक एक्सप्लेनेशन है, बहुत चीजों के लिए एक्सप्लेनेशन। पहले ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? पक्का ये समझा क्या? आपको केस स्टडी जैसा ही क्वेश्चन आएगा कि ही अवेल्ड इट इन जुलाई बट डिडंट यूज इट, ही यूज्ड इट इन अगस्त, तो इंटरेस्ट लेवी कब से होगा? अगस्त से। बस ऐसा सिंपल केस स्टडी आएगा, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं आएंगी इस पे। तो ये पार्ट लिख के लोगे क्या आप? पहले ये नोट लिखोगे क्या? ये 1 मिनट, क्या पढ़ते हैं? इंटरेस्ट इज लेविड ऑन रॉन्ग यूटिलाइजेशन, अग्रीड। इंटरेस्ट इज लेविड 18% फ्रॉम डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल द डेट ऑफ पेमेंट। आपको रियलाइज हो गया कि अरे यार मैंने यूटिलाइज कर दिया, अब गवर्नमेंट को देना चाहिए मैंने 180, मुझसे गलती हो गई, तो तब आपको इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट इज नॉट लेविड इफ आईटीसी इज नॉट यूटिलाइज्ड। ये कौन से पार्ट का हो रहा है? रॉन्ग आईटीसी का। तो 1, 2, 3 और उसके एग्जाम्पल, विल यू नोट इट डाउन? चलो नोट इट डाउन।
स्क्रॉल करोगे थोड़ा? नहीं नहीं, ओके, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग. स्क्रॉल करूं? करूं कि नहीं? स्टिल राइटिंग? कितना है देखते हो सुबह? कहाँ हो तुम? इधर? सॉरी, मतलब ऐसे ये सही है? हाँ, ग्रीन में तो लिखा हुआ है ना, ग्रीन में अच्छा अच्छा, इधर हो. ओके ओके. आई जस्ट कम. आपको लगेगा कोई स्क्रॉल करेगा? हाँ, आप स्क्रॉल करोगे क्या?
बराबर क्या? कौन सा? वो नहीं, सिर्फ कंसेप्ट। अच्छा, इसके नीचे और थोड़ा सा है, एग्जाम्पल मानना उसके नीचे कोई भी मैंने ऐसे फिर किया नहीं यार, मुझे अच्छा लग रहा है बस। ओके बस क्या? हाँ ठीक है। इमोशन तो खेलता है एक बहुत खतरनाक रहा था हाँ momos have the pair even the momos has a pair and you don't इस टाइप से कुछ बहुत करता है ब्रेकअप हुआ था और मैं रात को भाई में हूँ और उसके बाद उसका है कि वो तो करेगी नहीं हम ही पूछ लेते हैं भाई बहुत जल्दी आते हैं और ये तो कुछ नहीं बहुत खराब ना होता है मैं बोल तो रहा हूँ कभी कभी ना कि ओवरनाइट ऑर्डर करो ऑन करके फोन ऑन करो बाहर निकल जाओ एकदम से ऐड कर उसके बाद देखो लाइट तो आपको स्टॉप कर लेता है हमें कभी दिखा नहीं नाइट में रैंडमली 2-2 बजे खुलना फिर बाहर निकल जाना फिर देखना लिख के हो गया? ओके ये कंसेप्ट क्या 10 भी लिखना है क्या? नहीं 10 नहीं लिखना है। कहाँ है 10? नहीं 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 वो नहीं लिखना है। चेक। हाँ कॉन्सेप्ट 10 नहीं लिखना है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, पहले मुझे ये बताने दो। आपको यहाँ तक ही लिखना है, उसके आगे अगर आपने कुछ लिखा होगा तो उसको काट डालो। यहाँ तक ही लिखना है आपको, ठीक है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। चलो वी आर रेडी क्या? तुम कल पोहे खा के आए थे क्या? नाश्ता करके आए। काही खरं नहीं आज मेरे को। चलो
हाँ, आई स्टार्ट, चलो ना फोकस। यहाँ ये वाला एग्जाम्पल समझा क्या आपको? तो मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट किया, बट पेमेंट करते वक्त मैंने गलत आईटीसी लिया जो लेना ही नहीं था। आइदर अगर मैंने अगस्त में इसको ले लिया तो पता है क्या, तुरंत मैंने 180 गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। क्यों? जो आईटीसी मुझे यूज करने को अलाउड ही नहीं था, मैंने वो यूज करके गवर्नमेंट को पेमेंट किया। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक मैंने उसको यूज ही नहीं किया पेमेंट के लिए, तब तक इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं आता। लेकिन मैंने मान के चलो मुझे रियलाइज भी हो गई मेरी गलती, मैंने तुरंत रिवर्स कर दिया तो चलेगा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन तुमको रियलाइज ही नहीं हुआ, आपने गवर्नमेंट को पे करने के लिए यूज कर लिया, तो अगस्त से आपका इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा। अब अगस्त से आपके इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा तो हाँ बताती हूँ टिल रिवर्सल ऑफ आईटीसी और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं समझा, बताती हूँ। अब मैं अगस्त से मेरा मीटर चालू हुआ तो स्टार्ट वाली डेट समझिए, अभी आपको इंटरेस्ट की मैं यही डेट बता रही हूँ, यही बता रही हूँ, ये कि इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा, फ्रॉम डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। इसको मैं और मेरा लिखा हुआ ऐसा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं अच्छे से लिखती हूँ, रुको। ये स्टार्ट कहां से होगा? इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, जो मेरे केस में अगस्त है, हाँ ना, जो हमारे केस में क्या है, अगस्त है। ओए बराबर है ना, रुको, जो हमारे केस में क्या है, अगस्त है। डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब तक जाएगा? टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तुम गवर्नमेंट को पे नहीं कर देते तब तक। आइदर पे कैसे करोगे, कैश में, या पे कैसे करोगे, आईटीसी रिवर्स करके। और भी आपके पास 180 वाला जो बैलेंस होगा जो सही है, या तो उसमें से रिवर्स करो। मेरे को टैक्स पे करना है तो मेरे पे करने के दो तरीके होते हैं ना, आइदर गवर्नमेंट को कैश में पे करो, सो डेट ऑफ पेमेंट, और डेट ऑफ क्या लिखा था मैंने तभी, आईटीसी रिवर्सल, ऐसे लिखा था ना, आईटीसी रिवर्सल, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। जो आप पहले कर दोगे तब तक इंटरेस्ट चालू रहेगा। आपने 180 का मीटर जुलाई से चालू होगा, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन जुलाई है या अगस्त है? बोलो बोलो, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन जुलाई है या अगस्त है? अगस्त है। जुलाई में हमने अवेल किया, बकेट में डाल दिया। जुलाई में हमने क्या किया, अवेल किया, बकेट में डाल दिया। बकेट में डाल दिया, वहां से मीटर चालू होगा इंटरेस्ट का। अब मीटर इंटरेस्ट का कब तक चलेगा? जब तक आप ये 180 पे नहीं कर देते गवर्नमेंट को। या आप सोचते हो क्यों पे करूं, मेरा बहुत आईटीसी और भी पड़ा है उसमें, ठीक है तो रिवर्स कर दो उसको। तो आप आईटीसी जब रिवर्स करते हो या 180 गवर्नमेंट को पे करते हो, उस डेट तक इंटरेस्ट चालू रहेगा। अब इसके ऊपर कैलकुलेशन और ये सब आना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। आपको अगर ये भी समझ में आया, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन जुलाई से नहीं मीटर चालू हुआ, इंटरेस्ट का मीटर अगस्त से हुआ, ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वी आर गुड टिल हियर, बिकॉज व्हेन वी एक्चुअली स्टार्ट डूइंग द वर्किंग देन वी अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। ठीक है, ये वो यूटिलाइजेशन वाला जिसका डाउट था मुस्कान, वो क्लियर हो गया क्या? अब अगले मुद्दे पे आना है। मैं जाऊं क्या अगले मुद्दे पे? हाँ, अभी अगला जो मुद्दा है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कल लगेगा अपने को, कल इंटरेस्ट कैलकुलेशन और ये सब कल ही करना पड़ेगा अपने को। अब ये देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए मॉड्यूल में, हम वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के, उतने ही करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो डिले इन पेमेंट हुआ, क्या हुआ मेरे से? डिले इन पेमेंट। अब डिले इन पेमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले रॉन्ग यूटिलाइजेशन, मैंने 180 का कार वाला एग्जांपल, 180 बकेट में डाल दिया जुलाई में, जुलाई से इंटरेस्ट चालू नहीं होगा। जब तुम वो 180 यूज करोगे हमें पेमेंट करने के लिए, तब से इंटरेस्ट का मीटर चालू होगा। अब उसमें डिले इन पेमेंट को समझते हैं। डिले इन पेमेंट में क्या होगा? जीएसटीआर 3B डिले हुआ, लेकिन मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चालू करने से पहले, मतलब गवर्नमेंट ने मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग चालू करी, उसके पहले मैंने जीएसटीआर 3B भर दिया। ड्यू डेट के बाद भरा, लेकिन प्रोसीडिंग्स के पहले भरा। जीएसटीआर 3B कब भरा मैंने? ड्यू डेट, जो रिटर्न्स की ड्यू डेट है 20 तारीख, उसके बाद भरा,
लेकिन मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चालू होने से पहले. नाउ यू हैव टू पे इंटरेस्ट एट 10%. थैंक गॉड एवरीवेयर द इंटरेस्ट रेट इज सेम. नहीं तो वो भी कौन याद रखेगा. मैंने 10 बोला, सॉरी. इंटरेस्ट इज 18%, सॉरी 18% है. सो थैंक गॉड इज सेम एवरीवेयर. कुछ लर्न नहीं करना है. अब मुद्दा है कि यहाँ नेट लायबिलिटी पे होगा. मैम अब ये इंटरेस्ट नेट लायबिलिटी पे होगा. अब ये कौन सी लायबिलिटी है, ये देखो यहाँ से समझाती हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस एंड नेट लायबिलिटी. तो ये कॉन्सेप्ट जो है, मैं इस कॉन्सेप्ट में क्या समझा रही हूँ आपको, ग्रॉस और नेट लायबिलिटी. कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, ग्रॉस एंड नेट लायबिलिटी. अब देखो मेरी जीएसटी की लायबिलिटी 1 लाख है. ये क्या है, ये ग्रॉस है. और मेरा आईटीसी 60,000 है. अब मैं कैश में जो पे करूंगी उसको नेट लायबिलिटी बोलते हैं और टोटल लायबिलिटी को ग्रॉस लायबिलिटी बोलते हैं. ऑब्जर्व करो, मेरी लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख. तो ग्रॉस अमाउंट कितना है, 1 लाख. ग्रॉस अमाउंट कितना है, 1 लाख. Concept of gross and net. What is the concept of gross and net? Output tax is 1 lakh, so that's my gross liability. My ITC is 60,000. So GST payable in cash is 40,000. क्या हो गया रे, हाँ क्या. सो 1 लाख इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस लायबिलिटी, 40 इज कॉल्ड एज नेट. तो यहां जब आप रिटर्न देर से भरते हो, डिले, तो पैसे लेट आए कि नहीं. अरे रिटर्न लेट भरा तो पैसे भी लेट आए ना. रिटर्न भरना के साथ ही हम टैक्स पे करते हैं जीएसटी में. तो मेरे पैसे भी लेट आए, लेकिन रिटर्न कितना लेट हुआ, ड्यू डेट से लेट हो गया लेकिन प्रोसीडिंग से पहले हुआ. तो आपको नेट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो आपका इंटरेस्ट 40 पे कैलकुलेट होगा. मतलब जो आईटीसी का बैलेंस है उसको माइनस करके जितना आप कैश में पे करोगे उस पे कैलकुलेट होगा. ओके है क्या, ओके है क्या, नहीं है. तुझे क्या डाउट है. नहीं, वो कॉन्सेप्ट अलग हो गया, वो चला गया कॉन्सेप्ट. अब अपन डिले एंड रिटर्न की बात कर रहे हैं. 180 के हिसाब से नहीं बताऊंगी. 180 क्या है, वो गलत यूटिलाइजेशन का एग्जाम्पल था कार का. इधर कुछ नहीं, गलत वाला यूटिलाइजेशन नहीं है. मैंने रिटर्न ही लेट भरा बेटा. मेरी लायबिलिटी ऐसे है 1 लाख और आईटीसी 60 और 40 है. ये रिटर्न मुझे भरना था 20 जुलाई को. ये रिटर्न मैंने भरा 15 अगस्त को. तो इतने दिन के डिले के लिए 20 से 15 अगस्त तक मुझे 40,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18%. ये अलग कॉन्सेप्ट है. अब रिटर्न आपका टैक्स पेमेंट लेट हुआ, वो गलत, वो अलग कॉन्सेप्ट है जहां आईटीसी आपने गलत यूज किया. अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आए. इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में ये लिख के हो गया कि अब देखो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में 2 पार्ट्स है. ये एक पार्ट है, ये रोमन नंबर 1 है. What is Roman number 1? It is wrong utilization. What is Roman number 1? It is wrong utilization. And what is Roman number 2? It is delay in payment. तो यहाँ 2 अलग मुद्दे हैं बेटा, समझा क्या. तो एक मुद्दा है रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और दूसरा मुद्दा है डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस. समझा क्या. अब ये देखो डिले में भी 3 है. अब रोमन नंबर 2 में भी 3 पार्ट्स है, ए, बी एंड सी. ठीक है, अब बताती हूँ. ए, जीएसटीआर 3 भी डिले हुआ. डिले हुआ मतलब ड्यू डेट के बाद हुआ, लेकिन कब पे किया मैम. जीएसटी पेबल इन कैश 0 हो तो इंटरेस्ट किस पे आएगा, 0 पे आएगा, विच इज 0. नेट लायबिलिटी बोला है, अगर नेट लायबिलिटी 0 है तो इंटरेस्ट 0 पे आएगा. गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रही है इंटरेस्ट, क्योंकि आईटीसी के थ्रू ही पे करना है, कैश में मेरी लायबिलिटी नहीं है. तो ठीक है, अब नेट लायबिलिटी पे आएगा. आगे अगर मेरा 3 भी लेट हो गया लेकिन मैंने पहले खुद से नहीं भरा, गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग के बाद भरा, अब गवर्नमेंट बोलेगी बेटा ग्रॉस लायबिलिटी पे दे दो, पूरे 1 लाख पे इंटरेस्ट दे दो. क्यों, गवर्नमेंट बोलेगी खुद से भरने नहीं आता है, हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तब रिटर्न भर रहे हैं, तो पनिशमेंट मिलेगा. तो अब किस पे कैलकुलेट होगा, ग्रॉस लायबिलिटी. मान के चलो ये मेरा जुलाई का रिटर्न, ये जून का रिटर्न है,
ये जून के रिटर्न का वर्किंग है ऐसा, और जून के रिटर्न की ड्यू डेट है 20 जुलाई, लेकिन मैंने रिटर्न भरा 15 अगस्त को। 15 अगस्त तक मेरे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं, अब 40,000 पे इंटरेस्ट देना। लेकिन मैंने 15 अगस्त को कब भरा? मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग होने के बाद। तो अब मुझे इंटरेस्ट 1 लाख पे देना पड़ेगा। मुझे इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा? 1 लाख। नेट एंड ग्रॉस लायबिलिटी, क्या वर्ड है? नेट एंड ग्रॉस लायबिलिटी। अब ये अलग ही मुद्दा इधर, जीएसटीआर 3B टाइम पे भरा, अब इधर हजम नहीं होगा तुमको। जीएसटीआर 3B टाइम पे भरा, फिर भी तुम बोलते हो इंटरेस्ट 18% से दो और ग्रॉस लायबिलिटी पे दो। मैम एक चीज बोलो, जीएसटीआर 3B टाइम पे भरा मतलब पैसे चले गए गवर्नमेंट के पास, तो इंटरेस्ट क्यों? आपने 2 सेल के बिल रिकॉर्ड ही नहीं किए, जून के थे, आपने मिस ही कर दिया, आपने लायबिलिटी ही मिस कर दी, आपने कम लायबिलिटी रिकॉर्ड करी आपके 3B में। जून का 2 और 10 लाख का और सेल था, तो वो जून का था तो वो 20 जुलाई तक ही पे करना था। यू डोंट वरी अबाउट दिस इंटरेस्ट पार्ट, आई विल एक्सप्लेन अगेन टुमारो। इंटरेस्ट इसका ट्रिकी है, इस पे कैलकुलेशन भी मैं करूंगी, इसलिए मैंने पेमेंट का चैप्टर अपलोड नहीं किया इंटरेस्ट की वजह से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, R1 में मैन्युअली एंटर करती हूँ जीएसटीआर 1, 3B भी मैं मैन्युअली एंटर करती हूँ। 1 में गया होगा, 3B में नहीं गया होगा, कुछ भी हो सकता है। 1 और 3B ऑटो पॉपुलेटेड थोड़ी है, मेरे रिटर्न में ही नहीं गया। मेरी लायबिलिटी तुमने इस तरह से कैलकुलेट करी, मान के चलो तुमने लायबिलिटी ऐसी निकाली, ये है ही नहीं ऐसी लायबिलिटी। एक्चुअली तुम्हारी लायबिलिटी 1,20,000 है, तुमने शॉर्ट रिकॉर्ड करी, तुमने 40,000 पे कर दिया, रिटर्न भरा जब टाइम पे, बट योर लायबिलिटी इज एडिशनल 50,000, तुमने कुछ सेल ही रिकॉर्ड नहीं किया। अब तुम दे रहे हो तो यू विल हैव टू गिव अस विथ इंटरेस्ट। मैंने रिटर्न भर दिया, रिटर्न भर दिया टाइम पे, तो टैक्स क्यों आ रहा है? वाई आई एम हैविंग इंटरेस्ट? बिकॉज आई मिस्ड आउट। मैंने रिटर्न भरा और लायबिलिटी कम दिखाई, तो मैंने कम टैक्स पे किया। दैट मीन्स सम टैक्स इज स्ट्रेट अवे मिसिंग, आपने भरा ही नहीं है, तो उसकी ग्रॉस लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% से। कौन सा 50,000? हाँ तो उस पर विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 50 पे, दैट्स द ग्रॉस लायबिलिटी ना, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नहीं वो तो पे कर दिया ना रिटर्न के साथ। यू विल अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जाम्पल। पहले 1 मिनट, ड्यू डेट क्या है, ये कब तक इंटरेस्ट मिलने वाला है? पीरियड होगा नेक्स्ट डे फ्रॉम ड्यू डेट टिल डेट ऑफ पेमेंट। 1 मिनट, तो ये लिख के हो गया क्या? 1 मिनट मुझे देखने दो, ये कॉन्सेप्ट लिख के हो गया क्या? अब 1 मिनट, अब अगला क्या है? अब कैलकुलेशन। अभी मैं क्या करूंगी कैलकुलेशन, अभी मैं हाफ इसमें नहीं करूंगी, क्योंकि आज मेरा भी लास्ट लेक्चर है फाउंडेशन का, तो मुझे जो चैप्टर खत्म करना है, आई वांट टू स्टार्ट ऑन टाइम, क्योंकि मुझे कल से फिर वहां टाइम स्लॉट नहीं है मेरा। तो आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल कंटिन्यू। मैम जो ग्रॉस लायबिलिटी है, इनवॉइस मिस हुआ है, उसका ग्रॉस लायबिलिटी है ना? हाँ करेक्ट, जीएसटी का अमाउंट जो ग्रॉस लायबिलिटी है वो करेक्ट है ना। वेट, दिस इज स्लाइटली, आई टेल यू दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत सीए लोगों को भी नहीं समझता होगा, नहीं समझता होगा। जेन्युइनली दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हु आर वर्किंग इन इट एंड देन डूइंग जीएसटी विल अंडरस्टैंड। somebody who is not doing GST may not even understand this. Somebody who is not practicing in GST, he is doing only direct taxation, he may not even understand this. Is a little complicated. नहीं पीओ क्यों करेगा? मुझे खुद से भरना है, पीओ क्यों करके? नहीं वो पीओ क्यों करेगा? वो जब स्क्रूटिनी होगी तब चेक करेगा तुम्हारा वर्किंग सही है कि नहीं। वर्किंग तुम्हें ही करके क्लाइंट को देना पड़ेगा और क्लाइंट को रिटर्न भरना पड़ेगा। हाँ तब पीओ चेक करेगा। सॉफ्टवेयर होते हैं सर चीज के लिए आजकल, सॉफ्टवेयर तो सेव। अरे बेटा क्लाइंट पूछता है कि ये कैसे आया, तो बोलोगे सॉफ्टवेयर है, बोलते मैं तेरे पास क्यों आया हूँ। क्लाइंट को एक्सप्लेनेशन देना, क्लाइंट बोलेगा अरे इतना सा इंटरेस्ट है, इतनी सी मेरी लायबिलिटी, इंटरेस्ट कैसे ऐसे आया, ग्रॉस पे क्यों निकाला, बोलेगा नेट पे क्यों, कैश में तो इतना इंटरेस्ट आना चाहिए। सी क्लाइंट इज गोइंग टू आस्क यू, यू हैव टू कन्विंस हिम, एक्सप्लेन हिम कि नहीं बराबर है, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है,
तो मैं कंटिन्यू करूंगी कल। कल अपन कौन सा चैप्टर करेंगे? हाँ, पहले पेमेंट खत्म करने को 1 घंटा पड़ जाएगा अपने को, क्वेश्चंस को टाइम लगेगा, इसके इंटरेस्ट को टाइम लगेगा, फिर पीछे के क्वेश्चंस करेंगे आराम से। 1 hour विल गो इन दिस चैप्टर ओनली, आराम से, ठीक है। यस, सो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स डोंट वरी, वॉट एवर इज पेंडिंग मैं आपके साथ कब करूंगी? कल। ओके है क्या? यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल थर्सडे है क्या? क्या हो गया था तुमको? क्या सुनाने वाला है? अमन, माझं लेक्चर झालंय, बंद करना। हाँ, क्या तू जोक सुनाने वाला है? क्या? ऐसे क्यों बोल रहा है? वो तुम्हारी गलती है, तुम ही खुद ही मान लेते हो। हाँ हाँ हाँ, लग तो रहा था कि पक्का एक्सटेंड होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन, लग तो रहा था। एक दिन से बढ़ाया बस, इलेक्शन हो गए थे ना, वोट डालने नहीं जा पाएंगे हमारे